रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आपने यह नाम पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जरूर सुना होगा। लाखों लोग इस आंदोलन से अभी तक जुड़ चुके हैं और सबकी एक ही डिमांड कि रिजर्वेशन को खत्म करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन हटाना ही सॉल्यूशन है या इसे रिफॉर्म किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों पक्षों की क्या दलीलें हैं, जो रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और जो रिजर्वेशन के समर्थन में हैं। और एंड में मैं आपको अपनी तरफ से एक ऐसा सॉल्यूशन पेश करूंगा जो शायद इस लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट को फाइनली सोल्व कर सकता है। मेरा नाम है सुमित मैठानी और आप देख रहे हैं धर्मनीति, जहां हम बात करते हैं राजनीति से राज धर्म तक। रिजर्वेशन का पूरा जस्टिफिकेशन सिर्फ एक चीज़ पर खड़ा है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करना। तो हम शुरुआत भी करेंगे हिस्ट्री से ही। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक पीरियड के। वैदिक पीरियड में अगर हम ऋग्वेद को देखें तो यहाँ पर साफ साफ वर्ण व्यवस्था को एक्सप्लेन किया गया है और यह लिखा गया है कि यह कोई हेरिडेटरी यानी कि जन्म के आधार पर डिवीज़न नहीं है, बल्कि यह कर्मों के आधार पर डिवीज़न है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है बेस्ड ऑन हिज वर्क। इस बात के उदाहरण हमें अन्य हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण, जैसे ही दुर्योधन उन्हें अंग देश का राजा घोषित करता है तो अब समाज की नज़र में वो एक नीची जाति के व्यक्ति नहीं बल्कि एक क्षत्रिय बन चुके थे, वो एक राजा बन चुके थे। ठीक ऐसे ही रामायण में विश्वामित्र, जो कि जन्म से एक क्षत्रिय थे लेकिन अपनी तपस्या से ब्रह्म ऋषि, जो कि सबसे ऊंचा स्थान होता है, वह उन्होंने अर्न किया। ठीक ऐसे ही वेद व्यास, जो कि एक फिशर वुमेन के पुत्र थे और उन्हें भी एक नीची जाति ही समझा जाता है, परंतु अपने ज्ञान और बुद्धि के दम पर आज हिंदू धर्म में वह सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने 16 में से 15 पुराण और 4 वेदों को कंपाइल किया। ठीक ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि, जो ट्रेडिशन के अनुसार शुरुआत में एक डाकू यानी एक डकैत थे, लेकिन बाद में अपनी तपस्या और ज्ञान के दम पर वह भी एक महर्षि बनते हैं और रामायण की रचना करते हैं। तो इन सब कहानियों से क्या साबित होता है कि यहाँ पर जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था फॉलो हो ही नहीं रही, बल्कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को देखा जा रहा है व्यक्ति के चरित्र, उसके ज्ञान और उसके स्वभाव के अनुसार। हालांकि धीरे धीरे यह सब चीज़ें बदलने लगती है। समाज में वर्ण व्यवस्था के बाद अब कास्ट सिस्टम जन्म लेता है। मिडिवल टाइम आने तक जजमानी व्यवस्था बनती है, जिसके अंतर्गत हर फैमिली का ऑक्यूपेशन अब फिक्स कर दिया जाता है कि यह फैमिली यही काम करेगी और पिता अपने पुत्र को इस तरह से वह काम जनरेशन को जनरेशन आगे बढ़ता है। और इसी जजमानी व्यवस्था से चीज़ें थोड़ी रिजिड होती है। हालांकि यह अभी भी उतनी रिजिड नहीं होती है जितना कि आप और मैं समझते हैं या हमने इतिहास में पढ़ा है। क्योंकि अगर हम मिडिवल टाइम की ही बात करें तो ऐसे हमारे सामने अनेक संत हैं, जैसे कि कबीर, गुरु रविदास, चोखा मेला और बसवन्ना, और इन्हीं तरह के तमाम ऐसे महान संत और नागरिक हुए जो कि नीची जातियों से आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी समाज ने उन्हें एक्सेप्ट किया। उनके ज्ञान के आधार पर उनको समझा, उनके ज्ञान को अपनाया, उनके संदेशों को अपनाया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, शुरू से जहाँ से भी हमने हिस्ट्री की बात करी है वहाँ से लेके इस मिडिवल टाइम तक इंडिया में हेरिडिटरी सरनेम का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। अगर हम बात करें महाभारत के, रामायण के अलग अलग किरदारों की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की और अलग अलग राजाओं की, उनके पास कोई फिक्स सरनेम नहीं था। तो यानी कि इस समय तक लोगों के टाइटल्स हेरिडिटरी नहीं बल्कि खुद से अर्न किए जा रहे थे। तो ये टाइटल्स, ये सरनेम और ये कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी बना कैसे? तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है अगेन ब्रिटिशर्स का। मैं ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने ही यह कास्ट सिस्टम बनाया। कास्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी रहा, लेकिन पूरा इंडिया ऐसा ही था, हर जगह पर एक ही लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। यह बात कहना भी गलत होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उससे यह ज़रूर अर्थ निकाला जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने जब सेंसस किए, खासकर 1901 का सेंसस, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को, सरनेम को, टाइटल्स को, इनको फिक्स कर दिया। उन्होंने इसको ब्यूरोक्रेटिक और लीगल लैंग्वेज में इतना फिक्स कर दिया कि अब इसे चेंज करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। और तो अंग्रेज़ों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए इस कास्ट सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी में और मिलिट्री तक में यूज़ किया। तो यह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अभी तक इस सोसाइटल प्रॉब्लम को एक ब्यूरोक्रेटिक और लीगल लैंग्वेज में फिक्स कर दिया।
तो मेरा इस पूरे हिस्ट्री को समझाने का आखिर लॉजिक क्या था? लॉजिक यह है कि ये पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम एक दिन में या एक रात में नहीं बना। ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस थी, जहाँ पर शुरू में चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और यह सिर्फ कर्म के बेसिस पर किया गया एक डिवीज़न था, जो बाद में धीरे धीरे जजमानी व्यवस्था के साथ हेरिडेटरी होता है। सोसाइटी और कल्चर की वैल्यू चेंज होती है और धीरे धीरे ये सब अंग्रेज़ों के टाइम तक और ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी और लीगल लैंग्वेज में फिक्स हो जाता है। तो जब ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम थी, एक कल्चरल प्रॉब्लम थी, एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, तो इस समस्या का सोल्यूशन एक पॉलिटिकल आंसर यानी कि एक रिजर्वेशन सिस्टम कैसे हो सकता है? अर्थात मेरे अनुसार इस समस्या का समाधान भी पॉलिटिकल नहीं बल्कि एजुकेशनल, सोसाइटल, आइडियोलॉजिकल और कल्चरल ही हो सकता है। खैर, सॉल्यूशन पर बात करने से पहले हम एक बार दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। वे लोग जो यह मानते हैं कि अब रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, उनका मानना है कि पिछले 75 सालों से आरक्षण देश में लागू है और अब तक जितना उसको फ़ायदा करना था वह हो चुका है और अब इतने लंबे समय के बाद अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ वह मानते हैं कि इससे एक अनफेयर सिस्टम बन रहा है, इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। फॉर्मर CGI गवई तक का खुद का यह बयान है कि ये एक SC IS ऑफिसर का बेटा और एक गरीब किसान के बेटे को हम एक ही तरह का ट्रीट नहीं कर सकते। साथ ही साथ मेरिट हार्म हो रही है और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है जब बच्चों को -40, -10 जैसे नंबर्स पे एडमिशन दिया जा रहा है। देश में अनफेयर सिस्टम का निर्माण हो रहा है। सोसाइटी पहले से जैसे ही दोबारा से डिवाइड हो रही है। पहले जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत इत्यादि के नाम पर डिवीज़न था, अब वह डिवीज़न जनरल, OBC, SC, ST के नाम पर हो गया है। लेकिन सोसाइटी आज भी डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन सिस्टम, क्योंकि गरीब लोग तो जनरल फैमिलीज में भी हो सकते हैं और उन्हें इस तरह के आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब बात करें उन लोगों की जो कहते हैं कि रिजर्वेशन ज़रूरी है। उनका सबसे पहला यही आर्गुमेंट कि हिस्टोरिकली जो अनजस्ट बिहेवियर उनके साथ हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, वह अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इंस्टीट्यूशन में टॉप के लेवल पर रिप्रेजेंटेशन डिसप्रोपोर्शनेट है। उसके अलावा वह यह मानते हैं कि मेरिट अपने आप में एक अनजस्ट प्रोसेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अमीर फैमिलीज हैं, जो जनरल फैमिलीज हैं, वे अपने बच्चों को महंगे स्कूल में, महंगी यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करवा सकते हैं, जबकि एक गरीब SC ST का बच्चा ये सब सुविधाएं अवेल नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में इट्स वेरी नेचुरल कि उस बच्चे के नंबर कम ही होंगे और अगर मेरिट लागू होती है तो इसे नुकसान ही होगा। और साथ ही साथ वह यह भी मानते हैं कि बहुत सारे SC ST अमीर बनने के बावजूद भी आज भी सोसाइटी में सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। आज भी उन्हें जाति सूचक अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है और वह यह भी मानते हैं कि अगर रिजर्वेशन को एकदम से हटा दिया गया तो शायद अब तक की जितनी भी प्रोग्रेस हुई वह एक दिन में, एक रात में पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो ये तो हुए दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स। दोनों साइड के अपने जेन्युइन और सही पॉइंट्स हैं। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि जितने भी बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, अंबेडकर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक इत्यादि, उन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन नहीं बल्कि एजुकेशन, नॉलेज और अवेयरनेस का रास्ता सुनना ज़्यादा प्रेफर किया है। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध अपने संघ में यह नियम बनाते हैं कि यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम नहीं चलेगा और सभी के सभी इक्वल है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने जन्म से नीच या श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि वह उसके कर्मों से और वह उसके ज्ञान से नीच या फिर श्रेष्ठ बनता है। इसी तरह से गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो उन्होंने लंगर सिस्टम बनाया ताकि सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना खा सके, जो उस समय के अनुसार एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक ऊंची जाति और नीची जाति का व्यक्ति साथ बैठकर खाना खाए। इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी हृदय परिवर्तन पर जोर दिया। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को तभी खत्म किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने तन, मन और मस्तिष्क से प्योर हो। उल्टा उन्होंने तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के खिलाफ फास्ट अनटू डेथ किया था 1932 में। और अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर के भी, जिनके नाम पर आज सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन की डिमांड की जाती है, तो उन्होंने भी पहले महाड़ सत्याग्रह जैसे सोशल अवेयरनेस के कैंपेन चलाए, क्योंकि उनका भी यह मानना था कि एजुकेशन और अवेयरनेस के जरिए ही कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है। परंतु जब उन्हें दिखा कि यह एक स्लो प्रोसेस है तो इसे फास्ट करने के लिए उन्होंने एक टेम्परेरी रिजर्वेशन सिस्टम की मांग करी, इस उम्मीद से कि 10 सालों में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और उसके बाद रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जितने भी महान व्यक्तियों की हमने बात करी, जैसे कि महात्मा बुद्ध, गांधी, अंबेडकर, इन सभी के अनुसार नॉलेज, एजुकेशन और अवेयरनेस एक ज़्यादा बेहतर लॉन्ग फॉर्म तरीका है इस सिस्टम को चेंज करने का। और मैं अगर आपसे अपनी पर्सनल बात भी शेयर करूं तो मेरे बहुत सारे दलित दोस्त रहे हैं। स्कूल में हम सभी साथ में बैठकर खाना खाते थे, हम गले मिलते थे, एक साथ हम रहे हैं। हमें कभी यह आभास तक नहीं हुआ कि कौन हम में दलित है और कौन ऊँची जाति का। और ये बात सिर्फ मेरे तक नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी जनरेशन के लगभग ज़्यादातर लोगों का इसी तरह का ओपिनियन है कि आज हम सबको ये कास्ट सिस्टम मैटर नहीं करता। हम आज उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। हम साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, हम एक दूसरे से गले तक मिलते हैं, अंत से मिलते तो छोड़िए। हालांकि देश में अभी भी कुछ कुछ जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट सिस्टम के एग्जाम्पल्स दिखाई दे जाएंगे और मैं इन्हें जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे अनुसार ये गलत है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। परंतु क्या आज देश में सामान्य स्थिति आज भी वैसी है जैसी आज से 70, 80 या 100 साल पहले थी? क्या देश में आज भी कास्ट सिस्टम, हमारी जनरेशन एटलीस्ट, क्या हम भी कास्ट सिस्टम को उसी तरह से, उस नज़र से देख रहे हैं जैसी एक समय में देखी जाती थी? तो जब आज समाज बदल चुका है, हमारी सोच बदल चुकी है, तो क्या आज भी एक 75 साल पुराना रिजर्वेशन का फॉर्मूला सार्थक है इस समाज में या नहीं? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आज तो वह अपर कास्ट के खिलाफ भी आ रहे हैं। फिर चाहे वह कुछ नेताओं का बयान देना हो कि भूरा बाल साफ करो, जेएनयू में और भी अन्य कुछ जगहों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया के खिलाफ स्लोगन लिखना, बोलना, और जो लोग रिजर्वेशन के सपोर्ट में हैं, मैं उन्हीं की अगर आर्ग्यूमेंट करूं कि उनका मानना है कि जन्म के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैं इसको टोटली सपोर्ट करता हूँ। तो ये जन्म के आधार पर भेदभाव मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप यह कहते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं है कि आपका जन्म किस जाति में हुआ, किस परिवार में नहीं हुआ, तो कंट्रोल तो हमारा भी नहीं है। हमने किस परिवार में जन्म लिया, हम किस जाति में पैदा हुए, उसमें भला हमारा क्या दोष है? तो जन्म के आधार पर रिजर्वेशन देना कितना सही है? आज से मेरी 5-10 पुरानी पीढ़ी के पूर्वजों ने क्या कार्य करे, उनके उन कार्यों का अंजाम आखिर मैं क्यों भुगत रहा हूँ? और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बर्थ बेस्ड ट्रीटमेंट गलत है तो वह हर डायरेक्शन में हर तरह के लोगों के लिए गलत ही है। तो सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए? जी नहीं, उसके बजाय मेरे पास उससे एक बेहतर, एक अच्छा सोल्यूशन है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में भी बात करी थी, जिसके अनुसार मैं मानता हूँ कि समाज को बदला जा सकता है। तो मेरे अनुसार 3 मेजर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और इन्हें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला, रिजर्वेशन कास्ट की जगह इकोनॉमिक आधार पर हो। जो भी गरीब व्यक्ति है उन सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए, और लाभ में भी यहाँ मेरी डेफिनेशन अलग है। मैं यहाँ रिजर्वेशन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक नीड बेस्ड सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर 21 साल की आयु तक हर गरीब बच्चे को उसकी एजुकेशन का, उसके भोजन का, उसके हेल्थ का और उसके अन्य हर तरह के खर्चे को सरकार उठाए, क्योंकि ऐसा करने से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा। और दूसरा रिफॉर्म कि वे लोग जो इस लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करें, लाइक अगर वो 12वीं क्लास में 90 या 95% लेके आए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिले। अगर वो प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें पूरी तरह से वह स्पॉन्सर करे। मैं जानता हूँ कि सभी के लिए यह नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ उन बच्चों को जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन के लिए अगर उन्हें प्राइवेट कोचिंग भी चाहिए, सरकार स्पॉन्सर करे। और एक बार जब ये दोनों रिफॉर्म हो जाएंगे, इससे एक लेवल प्ले फील्ड बन जाएगा, तब इस कट ऑफ वाले रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अब कोई यह नहीं कह सकता कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। तो अब आगे की प्रोसेस, यानी कि जॉब के लिए और हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए पूरी प्रॉपर मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पर किसी तरह का कोई कम कट ऑफ पे एडमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें ये सिस्टम क्यों बेहतर है, क्योंकि ये बेवजह कास्ट के बजाय असली इकोनॉमिक नीड को टारगेट करेगा। हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे, जैसे कि लोग फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में गैप होंगे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन हर रिफॉर्म्स में चैलेंजेस तो आते ही हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े तो उसके लिए आवश्यक है कि रिजर्वेशन को इस तरह से रिफॉर्म किया जाए। उसके अलावा सरकार अवेयरनेस पे, एजुकेशन पे, नॉलेज पे ज़्यादा वर्क करे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे जैसे कि गुरु नानक देव ने करे थे, लंगर सिस्टम टाइप, कि जहाँ पर सभी जातियाँ सही मायने में अपने आप को इक्वल फील कर सके।
क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ कानूनों के बेस पर नहीं बदलता। समाज बदलता है जब समाज की सोच बदलती है। समाज बदलता है जब सोसाइटी में, कल्चर में, आइडियोलॉजीज में चेंजेस आते हैं। और राष्ट्र धर्म यही कहता है कि न्याय सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। और बराबरी का मतलब यह नहीं कि हम एक इम्बैलेंस को, एक इनजस्टिस को दूसरे इम्बैलेंस और दूसरे इनजस्टिस से रिप्लेस करते हैं, बल्कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर जन्म के आधार पर ना किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा हो और ना ही कुछ बुरा। बाकी आप सब दर्शकों के क्या अपने अलग ओपिनियंस हैं रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने को या ना हटाने को लेके, और आपके अनुसार किस तरह से इसे और बेहतर किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे ही अमेजिंग पॉलिटिकल और सोशल वीडियोस लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको यह वीडियो पसंद आई। और मेरी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सुमित मिठानी और आप देख रहे थे धर्म नीति, जहाँ बात करते हैं राजनीति से राजनीति।